आखिर आदिवासियों का गॉड परवीर चंद्र भंजदेव को क्यों कहा जाता है, जिन्हें भगवान की तरह पूजते हैं बस्तरवासी। उनकी तस्वीरों को अपने घरों में मां दंतेश्वरी के साथ रखना पसंद करते हैं। सदियों पहले भारत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसका नाम था दंडकारण्य। उस दौर में वारंगल पर काकतीय राजवंश का राज्य था। इनके सबसे मशहूर रानी थी रानी रुद्रमा देवी। इस राजवंश में तीसरी पीढ़ी आते आते हालात काफी बदल गए। यह साल था 1300 का, जब दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था और वारंगल पर राज था राजा रुद्रदेव का। उस समय एक बहुत बड़ी सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया, जिसे लीड कर रहा था खिलजी का गुलाम मलिक कफूर। उसने यहाँ खूब लूटपाट मचाई, मंदिरों को तोड़ा और राजा रुद्रदेव की सेना को हराकर वारंगल का राज्य दिल्ली के अधीन कर लिया। लेकिन साल 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई, जिसके बाद अलाउद्दीन की मंत्रियों, उसके बेटों समेत हर किसी में राजा बनने की होड़ मच गई। इसी का फायदा उठाकर उसकी सेना का एक कमांडर उलुग खां ने वारंगल पर हमला कर दिया और उस वक्त के राजा यानी कि रुद्रदेव के बेटे प्रताप देव को बंदी बना लिया। जैसे ही राजा प्रताप देव के छोटे भाई अनम देव को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत अपने परिवार के साथ दंडकारण्य के घने जंगल की ओर बढ़ा। वह गोदावरी नदी को पार कर रहे थे, तभी उससे पानी में मां दंतेश्वरी की मूर्ति नजर आई। उन्होंने पानी से मूर्ति को निकाला और नदी के किनारे पहुंचकर उसकी पूजा करने लगे। तभी मां दंतेश्वरी खुद वहां प्रकट हुई। उन्होंने अनम देव से कहा कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने रास्ते चलते हुए कई राज्यों को जीतोगे, लेकिन पीछे मुड़कर तुम कभी मत देखना, नहीं तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी। और राजा अनमदेव आगे बढ़ते हुए कई राज्यों को जीत लिया। इसी तरह उन्होंने बारसूर की लड़ाई में राजा हरिश्चंद्र को हराकर बस्तर रियासत को भी जीत लिया। बाद में जब राजा अनमदेव शंखनी और डंकनी नदी को पार कर रहे थे, तब माता दंतेश्वरी की पायल के घुंघरुओं में पानी और बालू घुस जाने पर छम छम की आवाज़ बंद हो गई। तब राजा समझ गया कि शायद माता हमें यहीं तक का राज्य का आशीर्वाद दिया है और पीछे मुड़कर माता को देखने लगा। तभी माँ दंतेश्वरी ने कहा, राजा, मैंने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन तुमने देख लिया। अब मुझे यहीं शंखनी डंकनी नदी के संगम तट पर स्थापित कर दो। लो यह वस्त्र, इस वस्त्र को लेकर जहाँ तक जाओगे वहाँ तक तुम्हारा राज्य होगा। यह कहकर माता मूर्ति में समा गई। राजा अनमदेव शंखनी डंकनी दो नदियों के तट पर माता दंतेश्वरी को स्थापित कर दिया और राजा ने बस्तर को लेकर जितना भूभागों को अपनी रियासत में मिलाना चाहा, उतना जीतकर उस राज्य में शासन करने लगा। अब बस्तर के घने जंगलों में काकतीय राजवंश की स्थापना हो चुकी थी, जिसके राजा बने अनमदेव। बस्तर के दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी का खूबसूरत मंदिर बनाया गया और राजा ने खुद को वहां के पुजारी घोषित कर दिया। बस्तर के अधिकतर लोग आदिवासी थे। मां दंतेश्वरी के कृपा ही कहें, एक लंबे दौर तक यह रियासत बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रही। हालांकि सन 1750 में जब मराठा पूरे भारत पर कब्जा करने लगे, तब नागपुर के भोसले राजाओं ने भी उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों पर हमला किया, जिसमें बस्तर भी शामिल था। लेकिन उन्होंने भी बस्तर पर कब्जा नहीं किया, बल्कि यहाँ के राजाओं को ही यहाँ पर राज्य करने दिया और खुद राजा से टैक्स वसूलने लगे। हालात तो तब बदले जब 1818 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा हार गई। इसी के साथ मराठा के कब्जे वाली सारी रियासतें अंग्रेजों के अंडर आ गई। दंडकारण्य के नीचे छुपे खजानों के बारे में अंग्रेजों को पता चलता है। दंडकारण्य के पठार के नीचे लोहा और कोयला समेत बहुत सारे खनिज छुपे हुए थे और धरती भी उपजाऊ थी। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए और कारखाने लगाए। इन कारखानों को संभालने के लिए ठेकेदार आए दूसरे जगहों से और मजदूर का काम दिया गया बस्तर के आदिवासियों को। बस्तर के लोग कम पढ़े लिखे थे, भोले भाले थे, इसलिए अंग्रेजों के ये ठेकेदार इन आदिवासियों को जाहिल और गंवार समझने लगे
वो इनके साथ मनचाहा सलूक करते, इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते, मारपीट करते। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया। लेकिन इनके यहाँ तो एक सामान के बदले दूसरे सामान लेने देने का सिस्टम चलता था और टैक्स देना होता था करेंसी में, जो इनके पास थी नहीं। अब जब ये लोग टैक्स नहीं दे पाते तो और पिटाई होती। इस तरह से अंग्रेज़ों और ठेकेदार ने बस्तर के आदिवासियों को इतना टॉर्चर किया कि इनके मन में बाहरी लोगों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और इसी नफरत का नतीजा था भूमकाल आंदोलन। ये आंदोलन शुरू हुआ था 1910 में, जब आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। वे छिपकर अंग्रेज़ों और ठेकेदारों पर वार करते और उन्हें मार गिराते। इसी वजह से बाहर के लोग बस्तर में आने से डरने लगे। तब अंग्रेज़ों ने खुद इस विद्रोह को कुचलने को ठानी, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे और आदिवासियों के पास सिर्फ तीर कमान। इसलिए अंग्रेज़ों ने भूमकाल आंदोलन को कुचलने में सफल भी हो गए। उन्होंने कई आदिवासी नेताओं को पकड़कर फांसी दे दी और कईयों को जेल में डाल दिया। इस तरह भूमकाल आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन आदिवासियों के मन में विद्रोह की चिंगारी सुलगती रही। उन्हें लगने लगा कि उनके राजा के अलावा कोई उनका अपना नहीं है। बस्तर में राजा भले ही अंग्रेज़ों के अधीन थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य की जनता से बहुत प्यार था। इसलिए बस्तर के उस वक्त के राजा रुद्र प्रताप देव ये चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी को बस्तर का राज्य सौंप दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रफुल्ल कुमारी की शादी मयूरभंज के राजकुमार प्रफुल्ल कुमार से हुई और इन्हीं दोनों के बेटे थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। साल 1921 में राजा रुद्र प्रताप देव का देहांत हो गया। तब अंग्रेज प्रफुल्ल कुमारी पर मेहरबान हो गए। साल 1933 ईस्वी में उन्होंने प्रफुल्ल कुमारी को बस्तर का महारानी बना दिया। लेकिन अंग्रेजों के इस मेहरबानी के पीछे एक बहुत बड़ी चाल थी। बस्तर रियासत में ही एक जगह है बेलाडीला। यहाँ पर बड़े बड़े कोयला खनिज और लौह अयस्क की भंडार थी। अंग्रेज इन खनिजों को हैदराबाद के निजाम को देना चाहते थे, ताकि निजाम इनसे खनिज निकालकर विदेशों में बेचकर पैसा कमा सके और अंग्रेजों की जेब भी भरती रहे। लेकिन प्रफुल्ल कुमारी ने ऐसा होने नहीं दिया। उनका मानना था कि इस पर सिर्फ और सिर्फ बस्तर के लोगों का हक है। अंग्रेजों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी, तब अंग्रेज उन्हें उनके रास्ते से हटाने के लिए सोचने लगे। इसके 3 साल बाद एक दिन जब प्रफुल्ल कुमारी की तबीयत खराब हुई, तब अंग्रेजों ने उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा, जहां उन्हें जानबूझकर गलत ट्रीटमेंट दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके पति प्रफुल्ल कुमार को बस्तर का राजा बनाने के बजाय वापस मयूरभंज भेज दिया और राजा बनाया उनके 6 साल के बेटे प्रवीर चंद्र भंजदेव को। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि प्रवीर चंद्र को उनके तौर तरीके सिखाएं, ताकि बड़े होकर वो भी सिर्फ अंग्रेजों के फायदे के बारे में सोचे। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें लंदन भेज दिए, ताकि वो अपने देश से दूर रहे और अंग्रेजों के तौर तरीके में ढल जाए। लेकिन माता पिता से दूर रहकर प्रवीर चंद्र के जीवन में हमेशा प्यार की कमी रही। 18 साल की उम्र तक वे अंग्रेजों की देखरेख में रहे। इसके बाद वापस बस्तर लौट आए। जुलाई 1947 में प्रवीर चंद्र भंजदेव के हाथ में बस्तर का राज सौंप दिया गया। यह वह समय है जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने की योजना बना रहे थे। ब्रिटिश के जाने के बाद एक एक करके सारी रियासत भारत में जा मिली, लेकिन बस्तर का पड़ोसी हैदराबाद रियासत अब भी अलग रहा। हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि किसी तरह बस्तर रियासत उन्हें मिल जाए, लेकिन प्रवीर चंद्र भंजदेव बिना किसी शर्त के बस्तर का विलय भारत में कर दिया। स्वतंत्र बस्तर रियासत बस्तर जिला के नाम से मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। जब से बस्तर भारत संघ का हिस्सा बना, तब यहाँ पर बड़े पैमाने पर गैर आदिवासियों का प्रवेश होने लगा। इसके अलावा बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भी बड़ी संख्या में जंगल के अंदर बसाया गया। 1966 में जापान साम्राज्य के साथ बेलाडीला लौह खदान खोलने का समझौता हुआ, जिससे यहाँ गैर आदिवासियों की बाढ़ सिला दी। इस प्रकार यहाँ गैर आदिवासियों की संख्या बढ़ने लगी व आदिवासी अल्पसंख्यक बनते गए। बेलाडीला से आंध्र प्रदेश तक रेल लाइन बिछाई गई। इससे हजारों आदिवासी विस्थापन का शिकार हुए।
रेल लाइन काम करने के लिए मजदूरों को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लाया गया। बस्तरिया आदिवासियों को मजदूर का काम भी नहीं दिया गया। आज़ादी के बाद भी आदिवासियों की मुख्य समस्या जंगल व जमीन ही बनी हुई थी। जंगल पर उनका कोई अधिकार नहीं रह गया था। पूंजीपतियों के फायदे के लिए वनों का दोहन किया जा रहा था। राजा परवीर चंद्र भंजदेव इस भेदभाव व विनाश से बेहद दुखी थे। उन्होंने आदिवासियों को संगठित करके जल जंगल जमीन का नारा बुलंद किया और विद्रोह शुरू कर दिया। बताया जाता है कि राजमहल में मंगलवार और शनिवार को ये 2 दिन महाराजा से मिलने कोई नहीं आता था। वो ये 2 दिन साक्षात माता के साथ बैठकर बातें करते थे। महाराजा परवीर चंद्र भंजदेव को दानवीर भी कहा गया है। उन्हें योग गुरु भी कहा गया है। उन्होंने किताब भी लिखी। उनके साथ माता का आशीर्वाद था। उनके प्रश्नों का उत्तर माता ही देती थी। इसलिए उनको कहीं न कहीं पता था आज मेरी मृत्यु होगी। 25 मार्च 1966 को उनका गोलीकांड में मृत्यु हुई और कई अन्य आदिवासियों की भी हत्या कर दी गई। इस तरह कह सकते हैं महाराजा परवीर चंद भंजदेव आदिवासियों के मसीहा थे। वो चिंता और अध्ययन भी करते थे और साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। वो चिंता करते थे कि ऐसी सरकार को बस्तर नहीं देंगे जो आदिवासियों का शोषण करे। आदिवासियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित न किया जाए। उनके मूलभूत सुविधाएं उसका वो आनंद लेकर के अपने जीवन को वैसे ही जी सकें उनका पूर्वज जैसे जीते आए हैं और उनका सम्मान भी रखें और संस्कृति एवं परंपराओं को भी जीवित रख सकें। बस्तर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी रियासत के अंतिम महाराजा परवीर चंद भंजदेव थे, जिनका इतिहास चंद मिनटों में बता पाना बेहद मुश्किल है। आजादी के बाद और राजा की हत्या से पहले का इतिहास सुनाना बाकी है। अभी भी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि राजा अनमदेव के साथ आगे क्या हुआ। यह जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जोहार।